हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीएए। हाल फिलहाल में न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए। केंद्र सरकार ने सीएए जो कानून है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 में पास किया था और हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये कानून अब लागू कर दिया गया है और इसी के साथ लागू हो चुका है अफवाहों का दौर भी। क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आखिर प्रोटेस्ट सही है या गलत है, सरकार के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, इन सभी सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले ये जानेंगे आखिर सीएए है क्या चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि नागरिकता अधिनियम लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए एक अधिनियम यानी एक कानून है वर्ष 1955 का, और इस कानून में केंद्र सरकार को ये हक है, ये अधिकार है कि वो कानून में बदलाव कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जो है कानून में बदलाव किया गया है, इससे पहले भी आप 6-7 बार इसमें बदलाव हो चुका है। सेकंड लास्ट टाइम 2015 में इसमें बदलाव हुआ था, यानी संशोधन किया गया था 1955 के इस कानून में, और लास्ट टाइम हुआ है 2019 में। देखिए, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 11 में ये प्रोविज़न किया गया है कि केंद्र सरकार जो है नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। इसी आर्टिकल का सहारा लेकर साथ में आर्टिकल नंबर 21, आपको पता होगा कि आर्टिकल नंबर 21 में मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की बात की गई है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। इन्हीं आर्टिकल्स का सहारा लेकर केंद्र सरकार ने 2019 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया था, और संशोधन ये था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए, खासकर वो लोग जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं या उनको वहाँ से मजबूरन भागना पड़ा है, तो उन लोगों के लिए नागरिकता की बात करता है ये कानून। ठीक है, और आपको पता होगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं। यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध, ईसाई और पारसी। इन 6 धर्मों के लोगों के लिए नागरिकता की बात करता है ये कानून। पहली चीज़ याद रखेंगे, इसको ध्यान रखना, ये नागरिकता देने की बात करता है, किसी की नागरिकता छीनने की बात नहीं करता है। अब प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं देखेंगे हम लोग। प्रोटेस्ट आपको पता होगा ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों को नागरिकता देने की बात नहीं की गई है। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ये 6 धर्म के लोगों को जो है नागरिकता देने की बात की गई है। सीएए हाल फिलहाल में गृह मंत्रालय के द्वारा सीएए से संबंधित रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक वेब पोर्टल जारी कर दिया है गृह मंत्रालय ने। अब अल्पसंख्यक लोग जो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के, वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार जो है जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि नागरिकता दी जाए या न दी जाए। ठीक है, और वे लोग जो विस्थापित अल्पसंख्यक हैं उनके लिए दस्तावेज आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अगली चीज़ ये है कि इस कानून के तहत अवैध प्रवासी माने जाएंगे वो लोग जो भारत में बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा के आए हैं, पहली चीज़, या वो लोग जो पासपोर्ट और वीज़ा के साथ आए तो थे लेकिन जो तय अवधि थी, जो पासपोर्ट और वीज़ा की जो एक तिथि होती है कि इतने समय तक आपका वीज़ा वैलिड रहेगा, पासपोर्ट वैलिड रहेगा, उस डेट के बाद तक वो भारत में रह रहे हैं, उनको अवैध प्रवासी माना जाएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यह कानून वर्तमान में भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगा। आप समझ गए इस चीज़ को। चाहे कोई भी भारतीय नागरिक है, किसी भी जाति धर्म विशेष का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, कोई भी है, ये उन पर, भारतीय नागरिकों पर ये कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है। यह कानून किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनता है, ना ही उसको कम करने का प्रयास करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। अगला बिंदु है हमारा चुनौतियाँ। अब देखोगे केंद्र सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी। देखो, सबसे पहली चुनौती तो यही है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनका ये मानना है कि ये आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन है, जहाँ पर समानता की बात की गई है। आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण की बात करता है। तो ऐसे में जो मुस्लिमों को छोड़ दिया गया है, उनको हमने अपनाया नहीं है, ठीक है, इन देशों से, तो ये आर्टिकल नंबर 14 के खिलाफ ही माना जा रहा है। दूसरी चीज़, प्रस्तावना में हम जब पढ़ते हैं तो धर्मनिरपेक्ष एक शब्द आता है, यानी कि जो भारत राष्ट्र है हमारा, उसका अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रस्तावना के खिलाफ भी माना जा रहा है। अगली चीज़ ये है कि भारत में अन्य शरणार्थी भी आए हैं, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स जो भारत में आए हैं, उनके लिए तो हमने इनमें इस संविधान में, संशोधन में जो है कोई प्रोविज़न नहीं किया। साथ में जो तमिल हिंदू हैं, श्रीलंका से आए हुए हैं, उनके लिए भी तो उनको अपनाने का कोई प्रोविज़न नहीं किया गया। फिर क्यों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक लोगों को ही अपनाया गया है? अगर धार्मिक रूप से उत्पीड़न
के लिए उसको उनको अपनाया जा रहा है, नागरिकता दी जा रही है, तो उनको क्यों नहीं शामिल किया गया। तो ये उन लोगों का तर्क है जो इसके प्रोटेस्ट में है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट ये है कि सरकार के लिए अवैध प्रवासी और धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों के मध्य अंतर कर पाना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल काम है, क्योंकि पता कैसे करेंगे आप कि ये अवैध प्रवासी है या धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर आया है भारत में। अगला पॉइंट ये है हमारा कि ये जो देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनके साथ भारत के जो संबंध हैं, राजनयिक संबंध हैं, उनमें थोड़ी बहुत खटास आ सकती है, यानी तनावपूर्ण हो सकते हैं ये संबंध। और एक पॉइंट ये भी आप याद रखेंगे कि हमने यानी भारत ने हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम का एक कंसेप्ट दुनिया को दिया है, जिसका मतलब होता है कि जो समस्त दुनिया है ये एक परिवार की तरह है और हम एक परिवार के सदस्य ही हैं। तो फिर क्यों उन सदस्यों को, परिवार के एक धर्म विशेष के सदस्यों को इस कानून के परे रखा गया है। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें हम तो ध्यान रखना है, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि हम देखेंगे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये तीनों ही मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं। यहाँ पर मुसलमानों के लिए कोई खतरा बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं हर हाल में। लेकिन हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इन लोगों के लिए यहाँ पर खतरा बना हुआ है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान में 17 से 18% हिंदू थे। कितने थे? 17 से 18% हिंदू पाकिस्तान में रह रहे थे, जो कि संख्या अब घटकर मात्र 2 से 2.5% रह गई है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने लोगों ने धर्म परिवर्तन तो किया नहीं होगा, और किया होगा तो अपनी मर्जी से कैसे किया होगा, या तो वो भाग गए या भगा दिए गए। तो उसी चीज़ को देखते हुए जो लोग निर्वासित हुए हैं, जो प्रताड़ित हुए हैं, उनके लिए घर देने का काम करता है ये कानून। भारत में भारतीय नागरिकता देने का काम करता है ये कानून। ठीक है, हालांकि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये आश्वासन दिया था कि दोनों ही देशों में अपने अपने जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन भारत ने तो इसको जो है बखूबी निभाया भी, लेकिन पाकिस्तान इस पर खरा नहीं उतर पाया। इसीलिए वहाँ का जो नंबर है हिंदुओं का 17-18% से घटकर मात्र 2-2.5% तक रह गया। ठीक है, और ये नंबर अभी भी घटता जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कानून बिल्कुल सही है उन बेसहारा और बेघर और प्रताड़ित लोगों को घर देने के लिए। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।